हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पर। एक बार फिर से हम आपके सामने प्लांट में ट्रांसपोर्ट या पौधों में जो परिवहन वाला चैप्टर है उसके आगे के टॉपिक्स लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है साधारण विसरण, सुविधा विसरण और दोनों के दोनों किस में आते हैं, निष्क्रिय प्रकार के परिवहन जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद हमने पढ़ा सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी के अंतर्गत एक टेबल दी हुई है, आप उसके बारे में पढ़ के तैयार होके बैठें। और जैसा कि आप अब देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, यहाँ हमने पहले से उस टेबल का एक खाका तैयार करके रखा हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ऑलरेडी अगर आप उसको देख चुके हैं तो काफ़ी कुछ आप आज के लेक्चर में कन्फर्मली आगे और बढ़ जाएंगे, उससे काफ़ी चीज़ों को ग्रास्प कर लेंगे और फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव संबंधी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कॉम्पिटिटिव समझ ही रहे हैं, प्रतियोगात्मक सवाल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमने पढ़े हैं साधारण विसरण, क्योंकि अब शब्द कई बार आ चुके हैं इसलिए मैंने पुनः उन्हें हिंदी में यहाँ नहीं लिखा है। साधारण विसरण है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन जिसे हम सुविधा विसरण के नाम से जानते थे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम सक्रिय परिवहन बोल रहे थे। तो पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है उनके बारे में, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये स्पेशल मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है। तो विशेष प्रकार के मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता होती है अथवा नहीं, ये पूछा गया। तो विशेष प्रकार के मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता साधारण विसरण में नहीं होती, ऐसा वहां लिखा है। नो, क्यों नहीं होती? हमने पढ़ा था जो साधारण विसरण है वो तो वसीय पदार्थों से ही घुल मिलकर ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। कौन सी चीज़ चली जाती हैं? गैर ध्रुवीय विलायक, जल या जो ध्रुवीय विलायक खनिज आयन है उन्हें छोड़कर जो वसा में घुलनशील चीज़ें हैं, अध्रुवीय जो पदार्थ हैं वो चले जाते हैं। तो प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष प्रकार के जो चैनल या कैरियर प्रोटीन थे वो इसमें कार्य नहीं करते। दूसरा जो हिस्सा था फैसिलिटी डिफ्यूजन, उसमें विशेष प्रकार के इन चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उन्होंने यस दिया हुआ है कि हाँ, विशेष मेम्ब्रेन प्रोटीन की आवश्यकता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन जो कि केवल कैरियर प्रोटीन वहन करने वाले वाहक प्रोटीन के माध्यम से ही होता था, वो वसा से संभव नहीं है, चैनल प्रोटीन से भी संभव नहीं है। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता तो यहाँ भी हुई, इसमें भी हम यस करेंगे। आगे फिर सेलेक्टिविटी यानी चयनशीलता के बारे में बात आई है। तो हमने पढ़ा है कि जो भी पदार्थ वसा में घुलनशील है, अगर वो बाहर ज़्यादा है तो भीतर की तरफ, और भीतर की तरफ ज़्यादा है तो कोशिका से बाहर की तरफ गति कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है साधारण विसरण की, इसमें कोई विशेष चयन क्षमता नहीं होती, इसमें नो आएगा। जबकि जब बात आती है सुविधा वाले विसरण की, तो मालूम है उसमें चैनल प्रोटीन से या कैरियर प्रोटीन से जाना है। अब चैनल प्रोटीन का जो सुरंग रूपी प्रोटीन है उनमें जो बीच में अवकाश है, उस अवकाश से बड़ा अणु उनसे नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार से अगर हम कैरियर या वाहक करने वाले, वहन करने वाले प्रोटीन की बात करें तो कैरियर प्रोटीन में तो एक विशेष प्रकार का अणु या पदार्थ ही उससे जुड़ेगा और वो उसी विशेष पदार्थ को गति कराएगा। इसका मतलब चयनात्मकता यहाँ हमें प्राप्त होती है, चयनात्मकता होती है। हालांकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या सुविधा विसरण से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और भी अधिक चयनात्मकता होती है, क्योंकि ये वाला जो प्रकार है ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर प्रोटीन, वाहक प्रोटीन के माध्यम से हो रहा था। तो कैरियर प्रोटीन के माध्यम से होने वाला जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मोस्ट सेलेक्टिव, सबसे ज़्यादा चयनात्मकता इसी में हमें प्राप्त होती है। एक बार पुनः सुन लेंगे, साधारण विसरण में तो कोई चयनात्मकता नहीं होती, कोई भी पदार्थ वसा में घुलनशील, बड़ा छोटा, वो ज़्यादा से कम की तरफ भीतर या बाहर आ जा सकता है। जबकि सुविधा वाले विसरण में कुछ हद तक चयनात्मकता होती है, क्योंकि उसमें चैनल या कैरियर प्रोटीन के माध्यम से ही जाना है। चैनल प्रोटीन की चयनात्मकता उतनी नहीं होती जितनी कैरियर प्रोटीन की होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट केवल कैरियर प्रोटीन से ही होता है। तो इसलिए कैरियर प्रोटीन सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं, मोस्ट सेलेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरी बात आ रही है जो कि बुक में थोड़ा बाद में दिया है, मैंने उसको पहले लिखा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट।
ये शब्द बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इनको हिंदी में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि स्टूडेंट इन्हें पहले से ही अगर सोचें तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हिल या पहाड़ियाँ ये सभी जानते हैं। अप हिल, अप माने ऊपर, सब जानते हैं ऊपर की ओर। तो अपहिल का मतलब होता है ऊंचाई की ओर, यानी नीचे से ऊंचे की ओर। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट किसे बोलेंगे? जब भी पदार्थों का आवागमन होगा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, कम दबाव वाले स्थान से अधिक की तरफ, तो उसको क्या बोलेंगे? अपहिल ट्रांसपोर्ट। और ऐसा कब होता है? जब भी ऐसा होगा कम से ज्यादा की तरफ, तो हमने क्या कहा था? ऊर्जा लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही केवल क्या होता है? अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट, इसमें जो सक्रिय वाला परिवहन है उसमें तो क्या होगा? यस, क्योंकि वो कम से ज्यादा की ओर ही होता है, उसी को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ही हम क्या कहेंगे? अपहिल ट्रांसपोर्ट। जबकि ये जो दोनों प्रकार हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड, साधारण विसरण और सुविधा विसरण, तो ये दोनों हमने किस में लिए थे? निष्क्रिय परिवहन में। तो क्योंकि इन्हें हमने निष्क्रिय या पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिया था, इसका मतलब इनमें तो चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर ही जा रही हैं, बगैर ऊर्जा के जा रही हैं, तो ये अपहिल नहीं होते, इन्हें हम क्या कहेंगे? डाउनहिल। ये अपहिल नहीं होते, डाउनहिल प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन में नो और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नो कर देंगे, क्योंकि विसरण या डिफ्यूजन एक पैसिव प्रक्रिया है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो इन दोनों में नो आ गया। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, सैचुरेट समझते हैं आपने, केमिस्ट्री में भी, रसायन शास्त्र में भी नाम सुना होगा संतृप्त घोल। तो संतृप्त कब कहते हैं? संतृप्त, जैसे कोई व्यक्ति संतृप्त हो गया, मतलब किसी चीज से छक गया, ऊब गया। ऐसे ही यहाँ पे विलयन में हम क्या कहते हैं? जब और अधिक विलय को उस विलायक में नहीं घोला जा सकता, तो इसका मतलब कैसा विलयन तैयार हो गया? संतृप्त। वही बात अब यहाँ आती है। ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी सुविधा विसरण और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो सक्रिय परिवहन है, काफी बार बात आ चुकी है, इनमें विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है, दोनों में ही। इसमें केवल वाहक प्रोटीन और इसमें वाहक वाले भी और सुरंग रूपी वाले भी, दोनों। तो इन दोनों में ही विशेष प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सपोज एक कोशिका की कला पर चारों ओर मैं मान लेता हूं कि 1000 इस तरह के प्रोटीन उपस्थित हैं। तो शुरू में 10-20, फिर 30-40, फिर 100-200, धीरे धीरे करके वो गति को तेजी देने लगे और सक्रिय रूप से काम करने लगे, मतलब फंक्शनल हो गए, क्रिया रूप में आ गए। जब वो सारे 1000 प्रोटीन कार्य कर रहे होंगे, उससे अधिक क्षमता फिर संभव नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कहां पहुंच गया? संतृप्त हो गया। तो अधिकतम स्पीड अटेन हो गई ना फिर, जब सारे चैनल या सुरंग रूपी प्रोटीन, सारे कैरियर प्रोटीन कार्य करने लगे, तो उस स्थिति में एक संतृप्तता आ गई। तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट सुविधा वालों में, क्योंकि वो वसा से नहीं विशेष प्रोटीन से होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाता है। यस, यहां लिखेंगे, इसमें भी सैचुरेट हो जाता है, संतृप्त हो जाता है अधिकतम पर पहुंचकर, फिर और स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती, इसमें भी हम यस करेंगे। और हम सिंपल डिफ्यूजन में करेंगे नो, क्योंकि पूरी कला में जहां जहां वसा है सब जगहों से उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है इस प्रकार की कि इतने वसा अणु, तो ये है एक नया संतृप्त होने वाला, ये सैचुरेट नहीं होता। इसके अतिरिक्त जैसा आपने पुस्तक में टेबल में देखा होगा, वहां 5 चीजें लिखी हुई थी, और 5वां जो पॉइंट था वो उन्होंने लिखा था ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में। मैंने वो यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि ये पहले से ही स्पष्ट है। जो सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो निष्क्रिय में लिखे गए, इन दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वही एनर्जी जिसे हम एटीपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो टेबल थी उसके बारे में, पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 प्रकार और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनके बारे में। तो आगे हम बात करेंगे एक और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल विभव के बारे में। जल विभव, अभी एकदम से सवाल मन में हो सकता है कि एकदम से जल विभव कहाँ से आ गया? तो क्योंकि हमें इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पौधों में परिवहन में यही सब बातें पढ़नी है। पौधों में पदार्थों का प्रवेश कैसे हुआ, जल का, विलय का प्रवेश कैसे हुआ, प्रवेश होने के बाद उनका जो प्रसारण हुआ, वो जो सारे पौधे में उच्चतम स्थानों तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचे, एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं में कैसे पहुंचे, हरी कोशिकाओं में बने हुए भोज्य पदार्थ पूरे पौधे में कैसे प्रसारित हुए। तो जब भी इन चीज़ों की बात आती है तो कोई ना कोई तो बीच में भित्ति होगी, कला होगी, जिसके माध्यम से पदार्थों का आवागमन होगा। और अगर ये सब चीज़ें हैं तो उसमें कोई प्रक्रिया भी शामिल होगी, विसरण द्वारा भीतर आए
कि परासरण द्वारा भीतर आए या अन्य चीज़ें जैसे अधिशोषण। तो बहुत सारी चीज़ें हमें शुरू में समझनी होती हैं। और अगर आपने पुस्तक में देखा हो तो पुस्तक में ये जल विभव या वाटर पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, ये एक हेडिंग दिया गया है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, अगर हम यूपी बोर्ड की पुस्तकों को देखते हैं तो यूपी बोर्ड की पुस्तकों में विशेष तौर पे जो पुराने एडिशन है, क्योंकि अब तो सारा पाठ्यक्रम काफ़ी हद तक एनसीईआरटी के अनुकूल या उसी के ऊपर आधारित कर दिया गया है, लेकिन पुराने समय में उसमें विसरण दाब न्यूनता, परासरण दाब, भित्तीय दाब जैसे टॉपिक हुआ करते थे। समय के साथ परिवर्तन आता रहता है और आज के समय में हम विसरण दाब न्यूनता, जिसे पहले डीपीडी से जानते थे, उसके बारे में बात नहीं करते। हम जब भी बतलाते हैं जल पदार्थ का या विलेय का यानी सॉल्यूट का आवागमन, तो हमें बताना पड़ता है इन शब्दों से, जल विभव, विलेय विभव और दाब विभव। इन्हीं को हम अंग्रेजी में जल विभव, वाटर पोटेंशियल नाम से जानते हैं। अगर अभी शुरुआत में आपको कहीं भी कठिनता महसूस हुई है इसके बारे में, तो वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी जैसे जैसे हम इन टॉपिक को आगे पढ़ते चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि विलायक के, विलेय के जो भी गति हो रही है उनकी, या हम इनको डिटेल में समझने के लिए 3 बातें हमें जाननी है। एक है वाटर पोटेंशियल, जिसे हम जल विभव नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द है सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जिसे हम विलेय विभव के नाम से जानते हैं। तो दूसरा शब्द है सॉल्यूट पोटेंशियल, विलेय विभव, इसे हम विलेय विभव के नाम से जानते हैं। और तीसरा शब्द है प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम दाब विभव के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल, जिसे हम दाब विभव के नाम से भी जानते हैं। जब हम ये तीनों शब्द के बारे में, तीनों की परिभाषा, इनके उपयोगिता के बारे में जान जाएंगे, तो बहुत सारे सवाल कि किस कोशिका में से किस दूसरी कोशिका की तरफ प्रवाह होगा या उस दूसरी वाली से पहली वाली की तरफ प्रवाह होगा, विलायक का, विलेय का, ये सब बातें हमें तभी समझ में आएंगी। तो शुरू करते हैं। पहले एक को समझना। सबसे पहले समझिएगा वाटर पोटेंशियल या जल विभव। यहां विभव शब्द को आप चाहें तो एक साइड रख दें, क्योंकि अंग्रेजी में पोटेंसी और पोटेंशियल बड़े मिलते जुलते शब्द हैं। पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति, ताकत। तो पोटेंशियल जैसे कहते हैं ना, इस व्यक्ति में बस इतना ही पोटेंशियल है, ये इतना ही कर सकता है, इससे अधिक नहीं, ये इसका अधिकतम पोटेंशियल है, मतलब कार्य क्षमता। तो जल विभव आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे जब विलयन की हम बात करते हैं पौधों में, तो सब वो जल में घुलनशील पदार्थ के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। जल का अंतर्ग्रहण, रसारोहण, वाष्पो, सब जल में घुलकर ही भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, सब कुछ जल के साथ चल रहा है। तो इसीलिए जल विभव शब्द हमने लिया। वास्तव में जल क्या है? विलायक। तो यहां से समझेंगे, जब जल शुद्धतम रूप में होता है, जब जल यानी विलायक शुद्धतम रूप में होता है, उस समय उनके अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है, उनके अणुओं की जो फ्री एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, वो अधिकतम होती है। होगी भी। जब उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उस पदार्थों के कणों के साथ टकरा कर ये अपनी ऊर्जा को खत्म कर देंगे। तो किसी भी जल या विलायक को जब वो शुद्धतम रूप में होता है तो उचित तापक्रम पर, दबाव पर उसका जो शक्ति क्षमता जो होती है वो अधिकतम होती है। इसी को हम कहते हैं जल विभव। मैं यहाँ नोट करता हूँ जिससे आपको कुछ चीज़ें अभी समझ में आएंगी, क्योंकि हम अभी वाटर पोटेंशियल की ही बात कर रहे हैं। शेष 2 शब्द मैं यहाँ से अभी हटा रहा हूँ और आपके सामने अब जल विभव का डिस्क्रिप्शन है। तो जब कोई भी सॉल्वेंट, जैसे बीकर में रखा हुआ ये जल, जब कोई भी सॉल्वेंट जैसे जल अपने शुद्धतम रूप में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ DW लिखा है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल मैंने बोला, यानी शुद्ध जल एकदम, उसके अंदर कोई अन्य कण उपस्थित नहीं, कोई खनिज नहीं, कुछ नहीं। तो सॉल्वेंट या वाटर, जिसे मैंने अभी डिस्टिल वाटर या आसुत जल कहा, जब वो अपने शुद्धतम रूप में होता है,
तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मानक स्थितियों में, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, इसी को हम उपयोगी ऊर्जा, यूजेबल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय उसके अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उस जल की, या उसकी जो उपयोगी ऊर्जा है, वो अधिकतम होती है। इसी को हम क्या लेके चलते हैं? जल विभव। जल विभव को शाई W सिंबल से दिखलाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हमने ऐसा मान लिया है, ये हम लेकर चलेंगे इसमें, कि मानक स्थितियों में जल का जल विभव जो कि अधिकतम है वो 0 होता है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, मानक स्थितियों में, तापक्रम और दाब की मानक स्थितियों में प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है। इसको हम बार इकाई में नापते हैं, तो बार इसकी यूनिट है। तो ये हमने मान लिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शुद्धतम जल का, शुद्धतम विलायक का मानक स्थितियों में जो विभव है, जो उसकी ऊर्जा है, मुक्त ऊर्जा, उपयोगी ऊर्जा, वो अधिकतम है, और उसे हमने 0 बार मान लिया है। अब इससे आपको आगे की चीजें समझने में धीरे धीरे आसानी होती चली जाएगी। एक भी बात समझ में आती है तो बातें जुड़ी हुई होती हैं और धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती हैं। अब सोच के देखें आगे क्या सवाल हो सकता है इसके अतिरिक्त जो अभी तक हमने पढ़ा। एक तो हो सकता है जल विभव की परिभाषा, जो हमने पहले पढ़ा कि जल विभव क्या होता है। फिर रिपीट कर देता हूं कि जब कोई जल या विलायक शुद्धतम रूप में होता है उस समय उसकी जो मुक्त ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं? जल विभव। दूसरा सवाल बेहद आसान प्रकार का कि जल विभव को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो जल विभव को हम शाई W चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और शुद्ध जल का जल विभव मानक स्थितियों में कैसा होता है, ये हम मान के चलते हैं 0 बार होता है। आगे कुछ सवाल बनते हैं जिन्हें कई बार शुरू में छात्र यूं सोचते हैं ये किस प्रकार होंगे, ये कैसे गणना की जाएगी। मैं अभी आपके सामने वो सवाल रखूंगा, प्रस्तुत करूंगा। पहले आप देखें कि ये बीकर में जल रखा हुआ था। तो जब बीकर में जल रखा हुआ था, शुद्ध जल मानक स्थिति में, तो इसका जल विभव क्या था? 0। इसके ऊपर मैंने इनिशियल यानी शुरुआत लिख दिया है, तो शुरुआत में इसका जल विभव 0 था। मान लो इसके अंदर 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड समझते हैं, नमक बोल दिया मैंने, चीनी भी ले सकते थे, कुछ भी, कोई विलेय डाल दिया, तो इसके अंदर 2 ग्राम नमक डाल दिया। मान लें कि ये जो X है ये उसके नमक के कण हैं। तो इन कणों के साथ जल के कण या अणु टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो निश्चित रूप से उनकी ऊर्जा क्षय होगी। तो यानी अब ये जो तैयार हो गया है घोल, सॉल्यूशन, इसका जो जल विभव है वो पहले की तुलना में क्या हो गया होगा? हाँ, ठीक समझे आप, ये कम हो गया होगा, क्योंकि जल जब शुद्ध रूप में था उसकी ऊर्जा अधिकतम थी, वो 0 था जल विभव। लेकिन जब उसके अंदर कोई विलेय डाल दिया गया, सॉल्यूट डाल दिया गया, जैसे कि नमक, तो सॉल्यूट के कणों के साथ टकराकर सॉल्वेंट के कणों की ऊर्जा घटेगी, और वो जल विभव तब कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल मैंने लिखा है निगेटिव हो जाएगा। मैंने आपसे बात कही थी कि इस पर कोई सवाल भी आए हुए हैं। वो सवाल किस प्रकार से होंगे, उसमें हमें कोई गणना नहीं करनी पड़ती। तो देखेंगे किस प्रकार से। पहला सवाल जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, जो कि आया हुआ भी है। मान लो सवाल आता है 2 मोलर, ये प्रश्न है 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। मोलरिटी आप जानते हैं, ये रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं आप विलियन चैप्टर में। मोलरिटी, मोलरता, मोललता, ठीक है, नॉर्मलता, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो कोई घोल बताया गया 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल होगा। ये सवाल मैंने हिंदी में लिखा है, 2 मोलर NaCl का वाटर पोटेंशियल होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया 0 बार, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1.3 बार, तीसरा ऑप्शन दिया गया -1.3 बार, और चौथा ऑप्शन रखा है 4 बार। तो काफ़ी बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई ये सवाल कैसे होगा, गणना कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे हम इस जल विभव के बारे में। तो सिंपली आपको बस इतना ही याद रखना है कि शुद्ध जल का जल विभव जो कि अधिकतम होता है वो कितना था? 0 बार। और अब हम बात कर रहे हैं किसकी? विलयन की। तो उसमें विलेय भी मिलाया गया, और जब विलेय मिलाया गया तो वो 0 से कम ही होगा, और जब कम ही होगा तो यानी माइनस में होगा,
और माइनस में यहाँ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक ही ऑप्शन है -1.3, बाकी तो 0 से भी अधिक वैल्यू लिखी हुई है। तो जब हमने शुद्धतम जल का मानक स्थितियों में जो कि अधिकतम जल विभव होता है उसे 0 माना था, तो सामान्य तौर पे 0 से अधिक जल विभव नहीं होगा। तो विलयन का जल विभव कैसा होगा? 0 से कम होगा, अर्थात ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, और वो एक ही ऑप्शन है। स्टूडेंट कई बार ये भी कहते हैं सर 2 ऑप्शन निगेटिव वाले आ गए, तो वो ऐसे सवाल नहीं बनेगा। आपको यहाँ कैलकुलेशन या गणना नहीं करनी है। अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा ये बिल्कुल साधारण ज्ञान के ऊपर आधारित सवाल आते हैं, जिसमें आपको बस ये जाना गया कि हाँ किसी भी विलयन का, वो यहाँ पे अगर 2 मोलर सुक्रोज या चीनी का घोल भी कहता, हमें आंसर तब भी ये करना था। वो अगर 2 की बजाय 4 भी कह रहा होता, 4 मोलर NaCl, तो भी हमें आंसर यही करना था। वो हमसे केवल ये जानना चाहता है कि हमें इस बारे में पता है कि नहीं कि जल विभव ऋणात्मक होगा विलयन के लिए। तो इसका आंसर 1.3 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जल विभव के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो अभी हम समझ सकते हैं। तो जल विभव का ये पहला क्वेश्चन आपने इस तरह से देखा। इसी क्वेश्चन को मैं एक और ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ऑप्शन मैंने यही लिखे रहने दिए हैं और आंसर भी यही आने वाला है, लेकिन एक और स्थिति में इस सवाल को प्रस्तुत किया जा सकता है। देखेंगे उदाहरण किस प्रकार से। ये बहुत अच्छा सवाल है, जो पहले मैंने लिखा उस तरह के सवाल आए हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और अब जो मैं बता रहा हूं इनकी भी संभावनाएं हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्वेश्चन है कि वल्कुट कोशिकाओं का, वल्कुट आप समझते हैं ना, कॉर्टेक्स। भाई जब हम जड़ का कोई अनुप्रस्थ काटते हैं, TS ट्रांसवर्स सेक्शन, या तने का कोई अनुप्रस्थ कटान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें दिखाई देती है वाह्य त्वचा, अधस्त्वचा, वल्कुट, ये सब नाम आते हैं। तो आप जानते हैं वल्कुट किसे कहते हैं? कॉर्टेक्स को। तो मैं यहां लिख रहा हूं कॉर्टिकल सेल्स, वल्कुट कोशिकाएं। हिंदी नाम मैंने आपको दे दिया है, मैंने यहां नहीं लिखा है, इसको वल्कुट बोलते हैं। तो कॉर्टिकल सेल्स, वल्कुट कोशिकाएं ऑफ मैंगो स्टेम। मैंगो सभी समझते हैं, मैंगो आम के स्टेम, तने की। तो आम के तने की जो वल्कुट कोशिकाएं, कॉर्टिकल सेल्स ऑफ मैंगो स्टेम, विल हैव, उनमें होगा शाई W। ठीक है, वो क्वेश्चन है, वो पूछा है उसने। तो कॉर्टिकल सेल्स ऑफ मैंगो स्टेम विल हैव द वाटर पोटेंशियल। मैंगो स्टेम की कॉर्टिकल सेल्स का, वल्कुट कोशिकाओं का वाटर पोटेंशियल, जल विभव कितना होगा, ये सवाल आया। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आंसर यही रहने वाला है। अब ये आंसर फिर इस प्रकार कैसे आया, शायद इस बार आपको समझना आसान हो, तो आप शायद समझ भी गए हो, लेकिन फिर मैं स्पष्ट करता हूं। किसी भी कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर शुद्ध जल तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ तो घुले हुए होंगे ही। और जब शुद्ध जल होता तो जल विभव कितना होता? 0। और जब कुछ पदार्थ घुले होते हैं तो जल विभव क्या होता है? 0 से कम होता है। तो इस स्थिति में वल्कुट कोशिकाओं का जल विभव भी क्या होगा? कोई ना कोई ऋणात्मक वैल्यू होगी। और यहाँ पे केवल एक ही ऋणात्मक वैल्यू दी हुई है, तो संभवतः यही उन कोशिकाओं का क्या होगा? जल विभव होगा। तो जल विभव पे अभी आप कई तरह से सवाल देख चुके हो, आप जान चुके हो जल विभव की परिभाषा क्या होती है। जो जल या विलायक की शुद्ध रूप में अणुओं की जो ऊर्जा है, फ्री एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा है, यूजेबल एनर्जी है, उसको हम जल विभव कहते हैं। मानक स्थितियों में जल विभव 0 होता है, ये आपने जान लिया है। जल विभव को हम शाई W से दिखलाते हैं, ये भी हम जान चुके हैं। जल विभव की इकाई क्या है? बार है, ये हम जान चुके हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सवाल के हिसाब से बता रहा हूं क्या क्या हम जान चुके हैं। फिर जल विभव किसी कोशिका का, जीवित कोशिका का कितना होगा, वो चाहे वल्कुट कोशिका हो या वो पर्णमज्जा कोशिका हो। अगर कोशिका जीवित है, उसमें साइटोप्लाज्म है, तो जलीय माध्यम में बहुत से पदार्थ घुले हुए हैं और जल विभव कैसा होगा? निगेटिव ही होगा, ये हमने जान लिया है। किसी भी विलयन का जल विभव कैसा होगा? निगेटिव होगा, ये हमने जान लिया है। जल विभव के बारे में एक और सवाल अगर मैं कहूं, क्या कभी जल विभव 0 से अधिक हो सकता है? क्या कभी जल विभव, जो कि हमने कहा शुद्ध जल का तो 0 होगा, विलयन अगर है तो निगेटिव होगा, तो क्या कभी जल विभव 0 से अधिक हो सकता है? तो ये एक
क्रिएटिव क्वेश्चन है, आपसे वो निकलवाना चाह रहा है कि आप और सोचें किसी भी स्थिति में क्या कभी जल विभव 0 से अधिक हो सकता है। तो हम ये कहेंगे एक बीकर में जब जल है, जैसे यहां दिखलाया गया, तो शुद्ध जल जो इस बीकर में उपस्थित है उसका जल विभव क्या बोला गया, 0। अगर हम इसको कंप्रेस करना शुरू करें, अगर हम यहां प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें, वायुमंडल दाब 1 से अधिक दाब यहां डालना शुरू कर दें, इसको कंप्रेस करें सिस्टम को, तो समझ रहे होंगे किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो एक एटमॉस्फेयर जो कि सामान्य वायुमंडल दाब की हम बात करते हैं, उससे अधिक दाब अगर लगा दें शुद्ध जल पर, तो उस स्थिति में उसका जल विभव 0 से अधिक हो सकता है। ये बात शायद स्पष्ट हो गई होगी। किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो इसकी जो मुक्त ऊर्जा थी उसको हम क्या कह रहे थे, जल विभव। और अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो उस स्थिति में हो सकता है। सामान्य तौर पे जितने भी पौधे हैं सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही हम बात करते हैं। ऊंचाई पे एटमॉस्फेयर घटता है, मैदानी इलाकों में एक वायुमंडल दाब हम मान के चल ही रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति सामान्य तौर पे जहां एक से ज़्यादा वायुमंडल दाब हो वो वैसे तो संभव नहीं। लेकिन जब सवाल की बात आई कि क्या कभी हो सकता है, तो हमने इस उपकरण में इस तरह से प्रेशर लगाते हुए ये बात की कि हाँ ऐसी स्थिति में शायद हो सकता है। तो जल विभव हमने पूरी गहनता के साथ पूरा कर लिया है। अगर आपको ये जल विभव भी स्पष्ट हो गया है तो उतना भी काफ़ी है, जल विभव उतना भी काफ़ी है। अभी जल विभव को साथ में, जल विभव के साथ में जो हम बात कर रहे थे दाब विभव और विलय विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल, उनके बारे में जानेंगे आगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं विलय विभव के बारे में, जिसे हम एक और दूसरे नाम परासरण विभव के नाम से भी जानते हैं। तो ये है सॉल्यूट पोटेंशियल, विलय विभव, और इसी का एक अन्य नाम मैंने अभी आपके सामने लिया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी इसको हम परासरण विभव के नाम से भी जानते हैं। जब हम एक बार जल विभव को जान चुके होते हैं तो आगे आने वाली चीज़ें उसी से जुड़ी हुई और जल्दी स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एक बीकर में रखा हुआ जल, ये हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की, और उसी से हमें सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि अब आप जल विभव पढ़ चुके हैं। एक शुद्ध रूप में रखा हुआ जल, तो बीकर में रखा जल, इसका हमने मानक स्थितियों में जल विभव क्या ले लिया, 0 बार मान लिया। ये हम बात कर चुके थे इसके बारे में। अब जब इसमें मिलाया गया विलय, मैंने पिछली बार आपसे कहा था इसमें 2 ग्राम NaCl मिला दिया गया, यानी 2 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलाया गया। मैंने ये भी कहा था कि कोई भी पदार्थ जैसे चीनी या नमक कुछ भी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ग्लूकोज बोल सकते हैं हम उसमें। तो 2 ग्राम इसमें NaCl मिलाया गया। तो जब NaCl मिलाया गया तो इसका जल विभव घटेगा और घटकर निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और कहता हूँ। हम इसको कुछ ना कुछ मान लें कि ये घटकर कितना हो गया। मानना है हमें भाई, जैसे हम किसी भी कल्पना करते हैं ना, x इतना कम हो गया, तो मान लो ये जल विभव 0 था और घटकर ये -2 बार हो गया। ऐसा हमने मान लिया कि 2 ग्राम NaCl डालने से ये 2 पॉइंट घट गया, -2 बार हो गया। तो शुरू में जब इसमें विलय नहीं था, शुरू में जब विलायक शुद्ध रूप में था, विलय तो था ही नहीं, तो उस स्थिति में विलय विभव क्या है, 0। और जब विलय मिलाया गया तो विलय के मिलाने से, सॉल्यूट के मिलाने से, इस प्योर सॉल्वेंट के वाटर पोटेंशियल में जो कमी आई, वाटर के वाटर पोटेंशियल में जो कमी आई, उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये जो 0 से -2 हो गया है वाटर पोटेंशियल, ये किसने किया है, ये सॉल्यूट ने ही किया है। तो यही इस समय सॉल्यूट पोटेंशियल भी है और यही इस समय वाटर पोटेंशियल भी है। अगर अभी भी कोई बात डाउट रह गया है तो एक बार पुनः सुन लें। जब जल अपने शुद्ध रूप में होता है तो उसका विभव या मुक्त ऊर्जा अधिकतम होती है, और उसे हमने कहा था जल विभव, और उसे मान लिया था 0। आगे मैंने कहा जब भी उसमें कोई विलय मिलाएंगे तो विलय के मिलाने से उसके जल विभव में कमी आएगी, विलय के मिलाने से उसके जल विभव में कमी आएगी, वो निगेटिव हो जाएगा। जितनी कमी आई किसकी वजह से आई, विलय की वजह से, और वो विलय की ही क्षमता विलायक के जल विभव को कम करने की क्या कहलाती है, विलय विभव कहलाती है। इसे अंग्रेजी में भी सुन लें एक बार,
व्हेन सॉल्यूट इज एडेड, जब सॉल्यूट ऐड करते हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्वेंट, जो कि यहां देख रहे हैं आप 0 था, कम्स डाउन। दिस एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की ये योग्यता, सॉल्यूट की ये क्षमता, टू डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। उसी को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। शायद अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सुन चुके हैं, स्पष्ट हो गया होगा। तो 0 से -2 बार ये जो वाटर पोटेंशियल हो गया, किसकी वजह से हो गया? सॉल्यूट की वजह से हो गया। तो वही सॉल्यूट पोटेंशियल है -2 बार, और वही वाटर पोटेंशियल है -2 बार। और शुरू में जब सॉल्यूट था ही तो पोटेंशियल भी कहां से होता? तो शुरुआत में जब केवल विलायक ही विलायक था तो वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल क्या था? 0। इस तरह अब एक और बात हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि जैसे जल विभव या तो 0 होता है या निगेटिव, जैसे जल विभव या तो 0 होता है या निगेटिव होता है, उसी प्रकार विलेय विभव भी जब तक विलेय नहीं आया था या तो 0 होता है, और जब भी विलेय आएगा तो वो कुछ ना कुछ कमी लाएगा, घटाएगा, तो निगेटिव होता है। तो ये दो बातें स्पष्ट हुई, जल विभव और विलेय विभव या तो 0 या निगेटिव, सामान्य तौर पे ऐसे ही होते हैं। विलेय विभव को हमने एस फॉर सॉल्यूट इससे दिखाया, और मैंने इसका दूसरा नाम आपको कहा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पुराने समय में परासरण दाब शब्द का इस्तेमाल करते थे, और अब इस्तेमाल करते हैं परासरण विभव का। पहले उसका चिन्ह हुआ करता था परासरण दाब को दिखलाने का पाई, तो क्योंकि परासरण विभव भी इसको बोलते हैं तो एस को कभी कभी पाई चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ये एक बात एनसीईआरटी से अतिरिक्त मैंने आपको बताई है कि सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, उसे पाई से भी शो करते हैं, एस और पाई। अब बचता है सिर्फ एक शब्द हमारे पास समझने के लिए, जिसे हम कहते हैं दाब विभव या प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल के लिए कुछ और बात अब हमें समझनी पड़ेगी। मैं इस डायग्राम को इरेज कर रहा हूं, और अब हम आगे प्रेशर पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, दाब विभव के बारे में समझेंगे। तो यहां सॉल्यूट के स्थान पर लिखा जा रहा है प्रेशर, और अब हम प्रेशर पोटेंशियल के या दाब विभव के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा शब्द आने जा रहा है, यहां मैं लिख रहा हूं प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। ये हिंदी में हो गया है दाब विभव। ये एक तीसरी शब्दावली अब उपयोग में आई है जल विभव और विलेय विभव के बाद। इसके लिए फिर से एक सिस्टम मान लेते हैं। अब हम एक सिस्टम मान के चल रहे हैं जिसमें दो साइड हैं, ए और बी, लेफ्ट साइड राइट साइड, और इनके बीच में हमने दिखाया ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका वर्णन हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली या कला। तो यहां बीच में है अर्ध पारगम्य झिल्ली। आप मान के चलिए कि शुरू में दोनों तरफ मतलब ए तरफ भी और बी तरफ भी शुद्ध जल उपस्थित है। तो W क्या है? 0। W ए वाला साइड का 0 है, W या जल विभव बी वाली साइड का वो भी 0 है। 0 क्या? 0 बार है। अब हम मानते हैं कि इसमें वही 2 ग्राम NaCl डाला गया। तो जैसे ही 2 ग्राम NaCl इसमें डाला गया, उसके अणु इसमें घुले, नमक के अणु इसमें उपस्थित हुए या कण उपस्थित हुए, तो इस साइड का जल विभव क्या होगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जाते ही इसका जल विभव कितना हो गया? W वही मान लो -2 हो गया, -2 बार। जैसे ही इसमें नमक डाला तो इसका जल विभव -2 बार हो गया ए वाली साइड का। लेकिन इस तरफ हमने नमक का एडिशन नहीं किया है, नमक नहीं मिलाया है, तो इधर जल विभव कितना बना हुआ है? W 0, बी वाली साइड उतना ही बना हुआ है। अब जल विभव से ही हम समझते हैं सारी चीजें। इधर जल विभव ज्यादा है बी वाली साइड जो कि 0 है, और इधर तो ये ऋणात्मक है। तो सीधी बात है, जल अपनी अधिक विभव या ऊर्जा वाले स्थान से कम ऊर्जा वाले स्थान की तरफ गति करेगा, यानी बी वाली साइड से जल की गति होगी ए वाली साइड। शायद आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बी वाली साइड का जल विभव कैसा है? ऊंचा है, और इस साइड का जल विभव क्या है? कम है। तो इधर ऊर्जा कम है, उधर जल विभव या ऊर्जा जल की ज्यादा है, तो वो इधर की तरफ आएगा। जब जल इधर की तरफ आएगा तो ये जो -2 बार हो गया था, -2 बार ये इधर ए वाली साइड जल विभव हो गया था, अब वो सकारात्मकता आएगी, उधर से पॉजिटिविटी आएगी, ये -2 तो नहीं रहेगा।
भाई -2 तो तब था जब इसमें एक निश्चित आयतन जल में कुछ नमक घुला हुआ था, लेकिन अब जल का आयतन बढ़ने जा रहा है, तो ये psi W अब क्या होगा, घटेगा। पानी उधर से इधर आता रहेगा, जैसे जैसे आता रहेगा ये जल विभव जो -2 बार तक चला गया था, इतने नीचे तक चला गया था, ये अब 0 की तरफ को आएगा। तो ये मान लेते हैं फाइनली psi W ए साइड का, अब मैंने लिखा यहाँ पे फाइनल, प्रवाह होकर थमने के बाद मान लिया ये -1 बार हो गया, -1 बार। आप कह रहे होंगे कि ये मान क्यों लिया इसमें, कुछ ना कुछ, क्योंकि उसके आने से सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। निगेटिव वाली साइड में 0 वाला आने जा रहा है, तो जब 0 वाला आने जा रहा है तो वो उतना निगेटिव नहीं रहेगा, अब वो क्या हो जाएगा, लेस निगेटिव। और जब वो लेस निगेटिव हो जाएगा, आप इसे 0.5 बार मान लो, 1.5 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर ये -2 बार था पहले और अब जल के आने के बाद ये हो गया -1 बार, तो यानी इसमें हमने क्या जोड़ लिया है, +1 बार। और ये +1 बार को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे psi P, यानी दाब विभव। इसी को हम दाब विभव कहते हैं। तो दाब विभव तभी हम जानेंगे जब कोई कोशिका के आसपास कोई उसकी वातावरण की या अन्य कोशिकाओं की बात करेंगे, या जब हम इसके सिस्टम की बात करेंगे। जब तक हम बात कर रहे थे एक बीकर में रखे हुए जल की या विलयन की, वहाँ कोई दाब विभव नहीं होता। तो सामान्य तौर पे वहाँ कोई दाब विभव नहीं होता। फिर से देख लेंगे, बीकर में जब तक जल था, जल विभव 0, विलय उसमें मिला यानी विलय विभव 0। जब उसमें विलय मिलाया, वाटर पोटेंशियल में कमी आई, ये हो गया -2, तो जल विभव -2 बार। और किसने किया, सॉल्यूट ने किया, विलय ने किया, तो विलय विभव कितना, -2 बार। तो यही दो चीज़ें यहाँ पे थी, या तो उसे हम जल विभव कह लें या उसे विलय विभव कह लें, यही दो चीज़ें यहाँ पे थी। जबकि अब जब एक साइड हमने विलय मिलाया, दूसरी तरफ नहीं, तो उस तरफ क्योंकि जल विभव घटा, तो दूसरी तरफ जहाँ जल विभव ज़्यादा था वहाँ से जल का प्रवाह इस तरफ हुआ, और जब हुआ तो इधर वो वैल्यू बढ़नी शुरू हुई, यानी वो 0 की तरफ आनी शुरू हुई। तो -2 से वो -1 बार अगर हो गया तो इसमें +1 बार की एंट्री हो गई, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दाब विभव। परिभाषा क्या हुई दाब विभव की, सॉल्वेंट की एंट्री से, सॉल्वेंट की एंट्री से वाटर पोटेंशियल में जो पॉजिटिविटी आई, सॉल्वेंट की एंट्री से वाटर पोटेंशियल में जो पॉजिटिविटी आई, उसी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो जब तक वाटर नहीं आया, प्रेशर पोटेंशियल, जब तक वाटर नहीं आया तब तक प्रेशर पोटेंशियल क्या था, 0। और जब वाटर आया तो प्रेशर पोटेंशियल कैसा हुआ, पॉजिटिव, जैसे यहाँ +1। तो इसका मतलब psi W और psi S या तो ये 0 होते हैं या निगेटिव, जबकि psi P यानी प्रेशर पोटेंशियल दाब विभव, ये एक ऐसी चीज है जो या तो 0 होती है या पॉजिटिव। तो ये तीनों शब्द हमने स्पष्ट किए हैं। हालांकि आप और कोई अगर इसके बारे में पूछना चाहते हैं, कोई और डाउट अभी आपका रह गया हो, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। फिर भी अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देखते हैं तो इतनी बार इसको स्पष्ट किया गया है चीज़ों को कि शायद आपको जल विभव, विलय विभव और दाब विभव पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले कि आप कोई क्वेरी करें, कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखें। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला टॉपिक है, जिस पे काफ़ी प्रकार के सवाल देखे जाते हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ सवाल डाले गए हैं कि पुस्तक में, जिनके बारे में हम किसी और लेक्चर में पुनः चर्चा करेंगे। आज का ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें